नमस्कार। चलिए आज मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण वाले चैप्टर को फटाफट रिवाइज करते हैं। और हाँ, बिल्कुल एग्जाम नोट्स वाले स्टाइल में, ताकि हर जरूरी पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि मोहम्मद गोरी आखिर था कौन? क्या वो भी महमूद गजनवी की तरह सिर्फ एक लुटेरा था, या फिर उसका इरादा कुछ और ही था? देखिए, यही वो सवाल है जो उसे बाकी आक्रमणकारियों से एकदम अलग कर देता है। अच्छा, अब गौरी की कामयाबी को समझने के लिए हमें पहले उस वक्त के भारत की तस्वीर देखनी होगी। मतलब 12वीं सदी में भारत कैसा था। देखिए, उस समय कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं थी। पूरा देश कह सकते हैं छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में उस वक्त कोई एक मजबूत सत्ता नहीं थी। एक तरफ पंजाब और सिंध में छोटे मोटे मुस्लिम शासक थे, काफी कमजोर, और दूसरी तरफ दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, गुजरात में बड़े बड़े राजपूत राज्य थे। शक्तिशाली तो थे, पर दिक्कत ये थी कि वो आपस में ही उलझे रहते थे, और बस इसी आपसी फूट का फायदा एक बाहरी ताकत को मिलना ही था। तो ऐसे बिखरे हुए माहौल में गौरी ने भारत में एंट्री कैसे की? उसके शुरुआती कदम क्या थे? मतलब उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? चलिए अब गौरी के शुरुआती अभियानों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उसने अपनी जमीन कैसे तैयार की। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी पॉइंट, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। गौरी का मकसद वो महमूद गजनवी से बिल्कुल अलग था। उसका काम सिर्फ लूटपाट करके वापस जाना नहीं था। नहीं, वो तो यहां एक परमानेंट तुर्की साम्राज्य बनाना चाहता था। मतलब मकसद था भारत में बसना, राज करना। अब उसके शुरुआती कैंपेन को देखें तो वो मिक्स थे, कुछ कामयाबियां, कुछ नाकामयाबियां। जैसे 1175 में उसने गुमल दर्रे से आकर मुल्तान और उच्च पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन 1178 में गुजरात में उसे भीमदेव द्वितीय से करारी हार मिली। और ये एक बहुत बड़ा सबक थी। इसके बाद गौरी समझ गया कि गुजरात से बात नहीं बनेगी। उसने अपना रास्ता बदला और पूरा फोकस पंजाब पर डाल दिया। और पंजाब पर कंट्रोल करते ही अब गौरी का सामना होना था उस समय के सबसे ताकतवर राजपूत राजा से। और यही से कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, तराइन का युद्ध। ये सिर्फ दो लड़ाइयां नहीं थीं, ये वो लड़ाइयां थीं जिन्होंने हिंदुस्तान का मुकद्दर लिख दिया। अब इस टेबल में देखिए कितना कमाल का उलटफेर हुआ सिर्फ एक साल के अंदर। 1191 में पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जबरदस्त जीत हुई। गौरी बुरी तरह घायल हुआ, भागा वहां से, लेकिन वो हारा जरूर, पर उसने हार से सीखा। और ठीक अगले साल 1192 में वो वापस आया, इस बार पूरी तैयारी और एक नई चाल के साथ। और नतीजा ये कि उसने पूरी बाजी ही पलट दी। और ये बात बिल्कुल साफ है, तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये इंडियन हिस्ट्री का एक मील का पत्थर साबित हुई। इसी जीत ने दिल्ली और अजमेर के दरवाजे तुर्की आक्रमणकारियों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। यहीं से दिल्ली सल्तनत की असल नींव पड़ी। अब तराइन जीतने के बाद गौरी ने क्या किया? क्या वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया? नहीं, उसने खुद राज नहीं किया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम और कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बनाया और साम्राज्य फैलाने की जिम्मेदारी उसे सौंपकर खुद वापस गजनी चला गया। तो ये देखिए, साम्राज्य को कितने सिस्टम से खड़ा किया गया। स्टेप 1, गौरी ने ऐबक को भारत का गवर्नर बना दिया। स्टेप 2, फिर ऐबक की मदद से 1194 में कन्नौज के जयचंद को भी हरा दिया। स्टेप 3, इसी बीच एक और कमांडर था, बख्तियार खिलजी। उसने आगे बढ़कर बिहार और बंगाल तक जीत लिया। और फिर स्टेप 4, जब 1206 में गौरी की मौत हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली और फॉर्मली उसकी स्थापना की। तो अब आते हैं फाइनल असेसमेंट पर। गौरी को हम किस तरह से याद करें? उसकी विरासत क्या है? मतलब उसके आक्रमण का भारत पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ा? तो कुल मिलाकर देखें तो गौरी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? वो ये कि उसने भारत में एक स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी। जो काम गजनवी नहीं कर पाया था, वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं बल्कि एक साम्राज्य निर्माता साबित हुआ। और उसकी कहानी का अंत भी भारत में ही हुआ। 1205 में वो खोखर विद्रोह को दबाने आया था और 1206 में झेलम नदी के पास खोखरों ने ही उसकी हत्या कर दी। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, गौरी और उसके भाई गयासुद्दीन के बीच एक समझौता था कि एक पश्चिम की ओर साम्राज्य फैलाएगा और दूसरा पूर्व की ओर। अगर यह समझौता उल्टा होता और गयासुद्दीन भारत आता, तो क्या तब भी इतिहास यही होता? मतलब ये सब सिर्फ एक इंसान के इरादों का नतीजा था, या फिर हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे? ये सोचने वाली बात है।